आपका मोंगोडीबी एटलस। मोंगोडीबी जो हम यूज कर रहे हैं वो कम्युनिटी एडिशन है। कम्युनिटी एडिशन का मतलब है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, हम उसे यूज कर सकते हैं, लोकल सिस्टम पे सेटअप कर सकते हैं और इसके अलावा सारे एक्सपेरिमेंट और सारा कुछ हम उस पे कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हो तो जिस तरह आप अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय करते हो, बैक एंड डिप्लॉय करते हो, इस तरह आपको डेटाबेस भी डिप्लॉय करना होगा। तो डेटाबेस अगर आपने मोंगोडीबी बनाया है तो मोंगोडीबी का अपना ऑफिशियल ऑनलाइन वर्जन जो है उसको कहते हैं मोंगोडीबी एटलस। तो मोंगो डीबी एटलस आप इस पे जाएंगे तो आपका सबसे पहले इस पे अकाउंट होना चाहिए। मैं जल्दी से यहाँ पे जाता हूँ और मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, मैं उसी को यूज करूंगा। आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करना वो साइन अप का स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, जैसे हर वेबसाइट पे आपसे वो कर लेंगे, ठीक है। तो आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू साइन इट अप, मैं यहाँ से साइन इन करूंगा। तो साइन इन करें तो कोशिश करें कि आप अपने इस मोंगोडीबी के अकाउंट को गिटहब के साथ लिंक कर दें। नॉर्मली आपको पासवर्ड वगैरह बहुत ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत है, मेरा ऑलरेडी गिटहब के साथ लिंक है। मैं यहाँ से लॉग इन करूंगा यूजिंग गिटहब। तो आई विल स्ट्रेट अवे इनटू द डैशबोर्ड ऑफ द मोंगोडीबी एटलस। अच्छा, मोंगोडीबी एक क्लाउड है, ये मोंगोडीबी एटलस एक क्लाउड है। जितनी भी कंपनीज है ना मॉडर्न, वो सारी की सारी अपना डेटा और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोशिश करती है क्लाउड पे मूव करें। मोंगोडीबी का जो क्लाउड है ये बिहाइंड द सीन डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा रेप्लिकेशन के लिए और क्लाउड के जितने भी फीचर्स है उनको फुली लेवरेज करने के लिए बिहाइंड द सीन एडब्ल्यूएस, अज्योर और जीसीपी, इन तीनों में से कोई एक क्लाउड यूज करता है। यानी मोंगोडीबी खुद एक क्लाउड है जो अपने डेटाबेस की सर्विसेज को किसी दूसरे फेमस क्लाउड पे होस्ट करता है। और वो कौन से हैं? तीन है। आगे हम चलेंगे, हम जब सर्विस होस्ट की बात करेंगे तो हमें बता देगा कि आप किस पे होस्ट करना चाहते हैं। आप अज्योर एडब्ल्यूएस पे होस्ट करना चाहते हैं अपना अपना जीसीपी गूगल क्लाउड पे करना चाहते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे करना चाहते हैं। जब मैं लॉगिन हुआ तो यहाँ पे सबसे पहला लेवल होता है आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है। आई होप सो कि ये अगर आप जाए ना ऑल ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वैसे तो अगर आप कंप्यूटर के गुड यूजर हैं तो आपको ये प्रॉम्प्ट देगा, आप या इनफैक्ट स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें बताएगा आपको खुद जाके क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको क्रिएट करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन। मेरी दो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्रिएटेड है, मैं सुपरटेक वाली ऑर्गेनाइजेशन पे जाता हूँ। यानी इसने आपके डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए लॉजिकल सेपरेशन बनाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे और हर प्रोजेक्ट में मल्टीपल कलेक्शन होंगे और हर कलेक्शन में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे और बाकी सारा काम। तो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इन द मोंगोडीबी एटलस। तो जैसे मैंने कहा स्टार्ट में आप जाएंगे बिल्कुल यहाँ पे तो व्यू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, तो हो सकता है जब आप बनाएंगे तो आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आप अभी तक तो आप मेरे इसी डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू स्टिल वांट टू प्ले अराउंड विद दिस मोंगोडीबी एटलस ऑनलाइन वर्जन तो आपको डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दें। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आप इतनी ज्यादा चेंज नहीं कर सकेंगे, रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। मैं एक्सेस दूंगा उतने आप कर सकते। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन पे गया तो ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन थी मेरी, तो मैंने एक सेलेक्ट की है सुपरटेक। और सुपरटेक की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने प्रोजेक्ट है मेरे? एक है एलएमएस और एक है सिम्स। ये पिछली क्लासेस को मैंने पढ़ाया था तो उनके लिए मैंने ये काम कर दिया था। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा और मैं इस प्रोजेक्ट को नाम दूंगा क्या, ई कॉमर्स P14। यानी जो समझें कि इस बैच का एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है जी ऐड टैग्स ऑप्शनल। टैग्स फ्यूचर में अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटाबेसेस वगैरह हो जाए तो इसकी सर्चिंग वर्चिंग के लिए काम आते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट्स प्योरली ऑप्शनल, यू डोंट नेसेसरीली नीड टू बी लाइक नीड टू गिव इट लाइक दैट। तो मैंने ई कॉमर्स बैच 14 के नाम से अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा। ये प्रोजेक्ट का नाम है, अभी डेटाबेस का नाम नहीं है, ठीक है। यह प्रोजेक्ट का नाम क्या है जी, मन B14, मन बैच 14। और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मुझे कह रहा है ऐड मेंबर्स टू सेट परमिशन। जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि ऑलरेडी पिछली बैचेस में से कुछ मेंबर्स को मैंने एक्सेस दी थी, तो वो मुझे सजेशन दे रहा है कि फहद है या हसन रजा है, मुझे किसको एक्सेस देना चाहते हैं। मैं उनमें से किसको एक्सेस नहीं देना चाहता। फिलहाल आप चाहते हैं तो मैं प्रोजेक्ट ऑनर हूँ तो मुझे यहाँ शो कर रहा है। फिलहाल आप चाहते हैं तो इसको स्किप कर दें, बिकॉज आपको मैं एज अ मेंबर ऐड करूंगा पहले, तो फिर आपको परमिशन दूंगा, ठीक है। तो अभी यू आर नॉट एडेड, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एज इट इज रहने दूंगा खाली। और यहाँ से मैं क्रिएट प्रोजेक्ट करूंगा स्ट्रेट अवे। आई कैन ऑलवेज ऐड द मेंबर्स टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेटर। और मेंबर्स को ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज यूज केस हमारे सामने है कि आप 3 लोग हैं अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और तीनों ने मेरे डेटाबेस पे एक्सेस वगैरह करना होगा, तो मैं आपको पहले क्या करूंगा, एज अ यूजर अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड करूंगा और फिर आपको परमिशन दूंगा। और वो यानी वही इसे कहते हैं आरबैक, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। जो हम अपना इंप्लीमेंट कर रहे थे ना काइंड ऑफ, वो भी आरबैक का एक मिनी वर्जन है। रोल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम क्या, एडमिन को अलग रोल देंगे, यूजर को अलग रोल देंगे। तो ये इसको नॉर्मली प्रोफेशनल टर्म में आरबैक बोला जाता है, रोल बेस्ड
एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो मेरा सुपर टेक्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 114 का एक प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा, हर प्रोजेक्ट को आप एक क्लस्टर बनाएंगे। उसके लिए क्लस्टर बेसिकली क्या होता है कि क्लाउड में ना आप डेटाबेस को एक खास रीजन स्पेसिफाई करके उसमें रखते हैं। रीजन पूरी दुनिया में क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं उन्होंने अपने अपने रीजन रखे हैं। जैसे अमेजोन के कुछ अर्सा पहले तक 17 रीजन थे, आजकल की अपडेट का नहीं पता, कुछ वो बढ़ाते रहते हैं। रीजन का मतलब ये कि एक ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लाउड का डेटा सेंटर होता है। मिसाल के तौर पे अगर AWS क्लाउड की बात करें तो उसका उसके 3 या 4 डेटा सेंटर यूएस में होंगे, यूएस की डिफरेंट लोकेलिटीज में होंगे। एक वाशिंगटन DC में होगा, एक न्यू जर्सी में होगा, एक पुरानी जर्सी में होगा, तो फलाना फलाना, ये 3-4 डेटा सेंटर। तो हर डेटा सेंटर जहाँ की लोकेलिटी है उसको क्या कहते हैं, या जोन कहते हैं या रीजन कहते हैं। जोन ये भी अगेन उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है, जोन है, जोन फिर आगे डिफरेंट रीजन पे मुश्तमिल होता है। इसी तरह उनका एक जोन होगा पूरी दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में, उस जोन को फिर डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया जाता होगा। इंडिया में है, यूके में है, तो हमने बेसिकली क्या करना होगा, एक किसी भी पर्टिकुलर जोन को या रीजन को सेलेक्ट करके वहाँ पे एक क्लस्टर बनाना होगा। क्लस्टर कह लें, कॉम्बिनेशन ऑफ, या क्यों कह लें कि जब आप डेटाबेस सर्टिफिकेट करना चाहते हैं बहुत हाई अवेलेबिलिटी, जोन भी कहते हैं उसको, सॉरी प्रॉपर वर्ड उसके लिए अवेलेबिलिटी जोन। ये इसलिए जरूरी होते हैं डिफरेंट जोन के, आपका कोई बहुत कीमती डेटा है वो किसी डेटा सेंटर पे पड़ा हुआ तो हो सकता है वो डेटा सेंटर ही उड़ जाए सारा। तो फिर क्या तारों का डेटा, नॉर्मली डेटाबेस की रेप्लिकेशन के लिए डिफरेंट जोन होती है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डेटा है तो आप सर आपकी बात बहुत कम आ रही है। सर फी वाला पड़ेगा, फी वाला को खत्म कर। तो ये वाला अगर आप चूज करें तो कह रहे हैं $0.08 पर आवर चार्ज करेगा, 10 GB स्टोरेज देगा, 2 GB की रैम देगा और वर्चुअल CPU देगा। तो यानी जैसे कहते हैं ना वो डुअल कोर और क्वाड कोर, ये तो हमारी अपनी फिजिकल मशीन पे होता है ना, जब हम फिजिकल मशीन खरीदते हैं। यहाँ वर्चुअल मशीन होती है। वर्चुअल मशीन का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड पे खरीदा जाता है और उस पे वो पैसे बढ़ते या कम होते हैं बेस्ड ऑन रैम। जिस तरह आप यहाँ पे लैपटॉप लें तो आप कहेंगे मुझे 8 GB रैम चाहिए तो उसकी कोई और प्राइस होगी, आप कहेंगे 16 GB रैम चाहिए तो उसकी कोई और प्राइस होगी। इस तरह आप कहते हैं मुझे HP हार्ड डिस्क चाहिए तो उसकी और होगी। सब कहते हैं डुअल कोर चाहिए, क्वाड कोर चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली। बिल्कुल इसी तरह जैसे फिजिकल मशीन के स्पेक्स बढ़ाने से रेट्स बढ़ते हैं, उसी तरह वर्चुअल मशीन VM के स्पेक्स बढ़ाने से बढ़ते हैं। सर्वरलेस एक ऐसी चीज होती है कि आप बैकएंड मेंटेन ही ना करें, उस पे हम नहीं जाएंगे, कभी सेपरेट बात करेंगे। बैकएंड मैनेज हो, क्लाउड खुद ही उसको जिम्मेदारी दे दे। अगर आपने लैम्डा फंक्शंस पढ़े हैं, गूगल के फायरबेस फंक्शन के बारे में पता हो तो आपको अंदाजा होगा सर्वरलेस क्या होता है। पर हम फिलहाल ये M0 वाला चूज करेंगे। M0 क्यों चूज करेंगे कि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका हमें कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन इसमें रैम शेयर्ड होगी, CPU भी शेयर्ड होगा, डेडिकेटेड नहीं होगा। CPU हम यूज कर रहे होंगे, उसी CPU को कई लोग और भी यूज कर रहे होंगे। इसमें स्पीड की बहुत ज्यादा हाई स्पीड की गारंटी नहीं होती, समटाइम इट माइट गेट स्लो। और स्टोरेज हमें मैक्सिमम 512 MB होता है। लेकिन हम क्योंकि डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डेटा स्ट्रिंग ही होती है, तो वो इतना ज्यादा डेटा देता नहीं है। हम अच्छे खासे रिकॉर्ड 512 MB के अंदर मैनेज कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 हज़ार तक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फ्री फॉर एवर, ये कभी भी आपको चार्ज नहीं करेगा, हमेशा फ्री होगा। हाँ, अगर आपने इस प्रोजेक्ट को कमर्शियली डिप्लॉय करना है तो फिर आप अपना प्लान अपडेट करके इधर ले, फिर जाहिर आप कमाएंगे तो इनको भी देंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जी कि आपने अपने क्लस्टर को क्या नाम देना है। तो आप क्लस्टर को कोई भी नाम दे सकते हैं। आप क्लस्टर 0 बाय डिफॉल्ट दैट सीम्स गुड। ऑटोमेटेड सिक्योरिटी ग्रुप, प्रीलोड सैंपल डेटा सेट। हमें सैंपल डेटा सेट नहीं चाहिए। सैंपल डेटा सेट मतलब पहले से वो डाटा पॉपुलेट करके देगा। अगर आप खेलना चाहते हैं, मोगोडीबी सीखना चाहते हैं, तो हमें ऑलरेडी मोगोडीबी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो हम कहते हैं जी ये हम अनचेक रखेंगे कि हम अपना डेटा अपलोड करेंगे। और ये है ऑटोमेट सिक्योरिटी ग्रुप्स। क्लाउड में बेसिकली आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी बना सकते हैं, नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। हम कहते हैं यार ऑटोमेट सिक्योरिटी ग्रुप, खुद से ही कोई सिक्योरिटी ग्रुप बना लो। डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ, क्योंकि ये सारी टर्म्स में जो इग्नोर कर रहा हूँ वो प्रॉपर क्लाउड की टर्म्स हैं। जब आप डेवऑप्स या क्लाउड पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल जानने का वो फायदा होगा, या इनफैक्ट जरूरत होगी, अदरवाइज आपको जरूरत है। तीसरी चीज मैंने आपको कहा था कि मोंगोडीबी बिहाइंड द सीन
डेटा स्टोरेज के लिए और मैनेजमेंट के लिए इन तीनों क्लाउड में से किसी एक को यूज करेगा। वो पूछता है आपसे कि आप किस क्लाउड प्रोवाइडर को प्रेफर करते हैं, AWS यूज करते हैं, गूगल क्लाउड यूज करेंगे या अज्योर करेंगे। तो मैं AWS पे जाने देता हूँ। वो मेरे पूछता है कि रीजन क्या है। मैंने आपको कहा कि AWS मुख्तलिफ रीजन में उसके डेटा सेंटर्स होंगे, अवेलेबिलिटी जोन होंगे। तो आपने कौन सा अवेलेबिलिटी जोन यूज करना है। कोशिश करें कि आप अपने मुल्क के नियरेस्ट के, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तीनों क्लाउड होस्टिंग का कोई जोन, कोई वो नहीं है, ऑफिस नहीं है। इसलिए हम यूज करते हैं या तो इंडिया, बम्बई जो हमसे करीब तरीन है, या फिर है वो और है मेरे ख्याल में, पता नहीं कौन सा है, यहाँ से है, हाँ सिंगापुर है, या सिंगापुर हमसे करीब है, साउथ ईस्ट वन, और ये है साउथ साउथ वन बम्बई। तो मुंबई कर लेते हैं। इंडिया वैसे भी हमारा दोस्त है। उसके बाद अगेन ऑप्शनल है कि आप टैग जिसको भी देना चाहते हैं दे दें, अदरवाइज नहीं जरूरत। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सारा ओके हो गया। हम करते हैं क्रिएट डिप्लॉयमेंट। ये हमारा क्लस्टर डिप्लॉय होगा। हम बाकी जितना काम भी हमें चाहिए ना कि उसके अंदर हमें कलेक्शंस बनानी है, कलेक्शन देखनी है और डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, जो कुछ भी करना है वो सारा का सारा काम हमारा क्लस्टर के अंदर ही होगा। अब वो कह रहे थे कनेक्ट दिस क्लस्टर, कह रहे थे कि सेटअप कनेक्शन सिक्योरिटी, चूज कनेक्शन मेथड और करेक्ट। मुझे ये पूछा है कि अभी तक मैं जो मोंगोडीबी कनेक्ट कर रहा था ना वो लोकल था, और मोंगोडीबी जब मैंने अपने सिस्टम पे सेटअप किया था तो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड की ऐसा जरूरत नहीं। अब क्योंकि ये सिक्योर काम है, क्योंकि मैं इसे रिमोट ग्लोबली होस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बता रहा है कि आप इस क्लस्टर को या इस डीबी को एक्सेस करने के लिए आपका ये यूजर नेम होगा और ये आपका पासवर्ड होगा। ठीक है। सो लेट मी सेव दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड समवेयर सो दैट आई कैन यूज इट लेटर। तो मैं यहाँ पे करूंगा नोटपैड और मैं कहूँगा कि यूजर, और देन वापस आऊंगा और इसको हाइड करके कॉपी करूंगा और मैं कहूंगा इसको मैं सेव करूंगा अपने ही प्रोजेक्ट में, ताकि हमें बाद में कभी इसके रेफरेंस की जरूरत पड़े तो हम इसको ग्रैब कर लें। दिस वन और डीबी ये हो गया सेव हमारा। इसके बाद और चीजें यहाँ देखने, ये कह रहे थे कि यू नीड टू सिक्योर योर मोंगोडीबी एटलस क्लस्टर बिफोर यू कैन यूज इट, दैट विच यूजर एंड आईपी एड्रेसेस कैन एक्सेस योर क्लस्टर नाउ। अच्छा, यहाँ सिर्फ पासवर्ड और यूजर नेम की सिक्योरिटी नहीं है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा आप आईपी की रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और सर्टन सिर्फ 3 या 4। एक तो आप ग्लोबल एक्सेस देना चाहेंगे, दुनिया का कोई भी आईपी एक्सेस करना चाहे तो दे सकते हैं। अदरवाइज आप सर्टन कुछ लिमिटेड आईपी व्हाइट लिस्ट कर लें कि सिर्फ ये आईपी जो है ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरे डेटाबेस पर। तो टेक्निकली प्रोफेशनली जब हम अपना बैकएंड डिप्लॉय करते हैं तो हम जिस सर्वर पे हमारा बैकएंड डिप्लॉय होता है हम सिर्फ उसी सर्वर का आईपी यहाँ मेंशन करते हैं कि सिर्फ ये सर्वर रिक्वेस्ट करें तो एक्सेप्ट करेंगे, बाकी कोई सर्वर एक्सेप्ट ना करे। सिक्योरिटी हम बाद में कर लेंगे जब करेंगे। वो बता भी रहा है कि कहां से आप आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। योर करंट आईपी एड्रेस इज दिस has been added to enable local connectivity and another later in network। वो कह रहा है जी कि अभी आप अगर इस आईपी को देंगे ना तो ये आईपी ने कहां से पिक किया, मेरे इस लोकल सिस्टम का जिसमें मैं ये सेटअप कर रहा हूँ, इसने इसका आईपी पिक करके उसे व्हाइट लेबल कर दिया है। यानी अब मैं इस डेटाबेस को सिर्फ इसी सिस्टम से एक्सेस करूंगा तो एक्सेस होगा और कहीं से एक्सेस नहीं होगा। और वो कह रहा है कि अगर किसी और जगह से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप नेटवर्क एक्सेस के सेक्शन में जाके कोई और आईपी भी ऐड कर लें या इसे यूनिवर्सल एक्सेस दे दें। वो हम नेटवर्क एक्सेस इधर आता है लेफ्ट साइड पे, इस पैनल में आता है, ये आता है। बाद में हम यहाँ जाके इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, फिलहाल हम ये जाने लेते हैं। ठीक है। फिर कह रहे जी क्रिएट अ डेटाबेस यूजर। कह रहे द फर्स्ट स्टेप यूजर विल हैव इज एटलीस्ट एडमिन परमिशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। वी ऑटो जनरेटेड अ यूजर नेम एंड पासवर्ड, यू कैन यूज इट और क्रिएट योर ऑन। तो ये हमने यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। अब हम इसे यहाँ पे गो ऐड देंगे कि क्रिएट अ डेटाबेस यूजर। ये डेटाबेस यूजर का एडमिन होगा। हम चाहे तो डेटाबेस के मल्टीपल यूजर्स भी दे सकते हैं। यानी मैं आपको अगर एक्सेस देना चाहूंगा तो मैं आपको एज अ यूजर ऐड करके आपको यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा, आप अपने प्रोजेक्ट में उस यूजर नेम और पासवर्ड से एक्सेस करेंगे ताकि वो ट्रैकिंग हो सके कि किस बंदे ने किस वक्त डेटाबेस। एनीवेज मैंने इसे क्रिएट यूजर कर दिया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 के ये 2 सब स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब मुझे कह रहे जी कि चूज अ कनेक्शन मेथड। वो मुझसे पूछ रहा है जी कि मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा तो आपने एटलस के साथ कनेक्ट होने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। जैसे हम अपने बैकएंड पे एक यूआरएल दिया था ना, तो हमारा बैकएंड का यूआरएल सीधा जाके मोंगोडीबी लोकल कंपस के साथ कनेक्ट हो गया था। तो अब ये हमसे पूछता है कि
देयर आर डिफरेंट वेज। कह रहा है जी कि आप ड्राइवर यूज करेंगे, आप कंपास यूज करेंगे, आप शेल यूज करेंगे, आप मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड यूज करेंगे, आप एटलस एसक्यूएल यूज करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं जिनमें सिंपलेस्ट ये वाला है। तो हम इससे ये फायदा होगा कि हमें बार बार ऑनलाइन आके, यानी हम अपने एटलस क्लाउड को अपने मोंगोडीबी कंपास के साथ कनेक्ट कर लेंगे और मोंगोडीबी कंपास के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। उसका फायदा ये होगा कि हमें जब भी डेटाबेस देखना है, डेटाबेस की स्टेट देखनी है, टेबल देखनी है, रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट देखनी है, तो हमें बार बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें वही मोंगोडीबी का लोकल वर्जन देखना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली डेटा आ और जा कहां से रहा होगा, एटलस से आ रहा होगा। तो वो बीच में क्या करेगा, एक मिडल मैन का रोल प्ले करेगा। तो वो उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं चल रहा तो हम देखते हैं उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा रीइंस्टॉल करते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसका यूआरएल भी यूज कर सकते हैं, बट दैट वुड बी ऑब्वियसली डिबगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में फिर अपना पड़ेगा, लिहाजा तो पहले कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे पूछा है जी कनेक्टिंग विद मोंगोडीबी कंपास वगैरह। आई डोंट हैव अ मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल्ड या आई हैव अ मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल्ड। मैं एक काम करता हूँ, मैं मोंगोडीबी कंपास को ना अनइंस्टॉल करता हूँ। उसकी वजह ये कि अभी चल तो रहा नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाके इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ और दोबारा से री इंस्टॉल कर लूंगा इसको, ताकि ये चलना भी शुरू हो जाए। मोंगोडीबी कंपास, याद रखिएगा मैं मोंगोडीबी कंपास को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, मोंगोडीबी को अनइंस्टॉल नहीं कर रहा। और ये इन दोनों का आपको फर्क पता है, मोंगोडीबी कंपास सिर्फ उसका यूआई टूल है, असल में मोंगोडीबी कमांड लाइन टूल है। ठीक है, ये हो गया गालिबन रिमूव। ओके, नाउ मैंने आपका है जी कि आई हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल, मैंने इस पर रखा है जी आई डोंट हैव मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल। ठीक है, फिर कह रहा है सेलेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम टू डाउनलोड द मोंगोडीबी कंपास। तो मैं यहाँ पे कहूंगा जी मेरा है मैक ओएस नहीं है बल्कि विंडोज 64 बिट एमएसआई है। एमएसआई एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जैसे विंडोज में पहले .exe होती थी, अब exe की जगह एमएसआई होती है। और साथ में ये कह रहा है जी कॉपी द कनेक्शन स्ट्रिंग एंड देन ओपन द मोंगोडीबी कंपास। तो ये कह रहा है जी कि आप मोंगोडीबी कंपास को ओपन करके ना इस यूआरएल कनेक्शन स्ट्रिंग से मोंगोडीबी को लिंक कर सकते हैं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने अपने कॉन्फ़िग में बैकएंड में जाके यहाँ पे ये दिया हुआ है ना मोंगोडीबी का यूआरएल, तो इसमें कोई यूजर नेम कोई पासवर्ड नहीं है। हम एग्जैक्टली यही यूजर नेम और पासवर्ड कॉपी कर सकते हैं और ये कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो ये है, अच्छा ये यूआरएल भी आपकी कहाँ होनी चाहिए, प्राइवेट डिटेल है तो ये कहाँ होनी चाहिए, आपकी एनवायरनमेंट फाइल में। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये है कि ये मोंगोडीबी का रिमोट यूआरएल है, इसमें पहले आता है यूजर नेम और उसके बाद आता है पासवर्ड @cluster0.something.com। तो वो जो यूजर नेम और पासवर्ड वहां से क्रिएट किया था वो हमें यहाँ देना पड़ेगा उस तक एक्सेस करने के लिए। खैर, हम यही यूआरएल पेस्ट करेंगे कहाँ, मोंगोडीबी कंपास के अंदर भी, ताकि मोंगोडीबी कंपास हमारे रिमोट एक्सेस के साथ लिंक हो जाए और फिर इसके थ्रू हम यानी मिडलमैन के तौर पे कंपास को यूज। तो एक हेल्प दे रहा है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो इससे ले लेना, हेल्प ओपन कर लेते हैं, मैं बात कर सकती हूँ और हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको done। और क्योंकि हमने डन किया तो हमारे पास क्या आ गया, गूगल क्लाउड। अब आप इन्हें क्या करना है, ऐड डेटा करना है, लोड सैंपल डेटा करना है, डेटा मॉडलिंग टेम्पलेट करना है या माइग्रेट डेटा करना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐड डेटा पे जाएंगे, आपसे तो आपको जो कह रहा है कि क्रिएट अ डेटाबेस फ्रॉम एटलस। तो अब यहाँ पे आपका अलग सा यहाँ से पहले जो चीजें डिफरेंट थी आपके लिए, यहाँ के बाद का वही काम है कि डेटाबेस क्रिएट करें, तो हमने ऑलरेडी पासवर्ड के लिए आपका मन 14 के क्लस्टर 0 के अंदर। ठीक है, मन 14 और क्लस्टर 0, एक से ज्यादा क्लस्टर भी हो सकते हैं आपके। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस नेम दूंगा, एंटर द नेम ऑफ योर न्यू डेटाबेस। तो डेटाबेस को क्या नाम देंगे हम, हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, लेट्स सी ई कॉमर्स बैच 14, और इसको वापस यहाँ कर लें, इसको यहाँ कर लें। आपको पता है एक कलेक्शन एटलीस्ट होनी चाहिए आपके डेटाबेस के अंदर, बाकी तो वो खुद ही बना लेगा, तभी ये क्रिएट का बटन एनेबल करेगा क्रिएट डेटाबेस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी CRODUCTS। वो कह रहा है कैप्ड कलेक्शन। कैप्ड कलेक्शन का मतलब है फिक्स साइज कलेक्शन दैट सपोर्ट्स हाई थ्रूपुट। ठीक है, हमने फिक्स साइज नहीं करना। टाइम सीरीज कलेक्शन, टाइम सीरीज का मतलब यहाँ से हिंट्स कोई भी नहीं आता समझ आता तो पढ़ लें। फिक्स साइज कलेक्शन दैट सपोर्ट, फिक्स साइज टाइम सीरीज का मतलब ये है
Specifying time series collection operations allow you to customize the collection for your data and can make for your overall better performance. छोड़िए, अभी तक हमें परफॉर्मेंस की नहीं चाहिए. शो मी एग्जांपल, मुझे नहीं एग्जांपल चाहिए, मैं सीधा सीधा जाके कहता हूँ जी क्रिएट डेटाबेस. वो कह रहा है जी आपका ई-कॉमर्स इज डिप्लॉयड अंडर क्लस्टर 0. अब आप जाएंगे उस क्लस्टर 0 के अपने डेटाबेस के अंदर, तो आपको ये बता रहा होगा कि यहाँ आपकी सारी कलेक्शंस दिखेंगी. और अगर आप ये देखें तो ये आपका सारा का सारा वही सेम का सेम इंटरफेस है. ठीक. और अगर मतलब जाहिर है जब हम डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगा. ये AWS पे डिप्लॉयड है. AWS के बम्बई अवेलेबिलिटी जोन या साउथ 1 में क्लस्टर 0 के नाम से डाटा किस प्रोजेक्ट में है, मन 14 में, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो प्रोटेक्ट कर. तो ऑल यू डन. अब आ जाए आप नेटवर्क एक्सेस पे और यहाँ पे आके ये देखें आपकी करंट आईपी ये रजिस्टर्ड है. इंक्लूड योर करंट आईपी एड्रेस. ठीक है, आप इसमें एक नया आईपी एड्रेस ऐड करें और यहाँ आके अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर करें. अभी हमारा टेस्टिंग में तो अभी डजंट मैटर, कोई भी एक्सेस कर सकता है. तो आप जब 0.0.0.0/0 ये वाली आईपी देंगे तो इसका मतलब है कि एनीबडी कैन एक्सेस योर डेटाबेस. और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसका टाइम सेट करना चाहते हैं कि ये चीज लॉक हो जाए ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 वीक, तो 7 दिन के लिए आपने सबको एक्सेस किया. ठीक. तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ बिकॉज आई वांट यू टू बी टेस्टेड. तो इसको भी कंफर्म कर देता हूँ. अदरवाइज वहाँ यहाँ पे वो सारे आईपी लिखते हैं जिनको आप एक्सेस देना चाहते हैं मैनुअली, जैसे ये लिखा हुआ है. ठीक है. उसके बाद एडवांस में डेटाबेस एक्सेस में जाएं. डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? इस वक्त सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ. अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं डेटाबेस यूजर ऐड कर सकता हूँ और उनके कस्टम रोल भी ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, ये सारी चीजें हम करेंगे जब हमें जरूरत पड़े. तो फिलहाल मैं वापस जाता हूँ और हमने करना है इसको, कैंपस को डाउनलोड करना है और कैंपस को डाउनलोड एंड इंस्टॉल. कैंपस विंडोज में आए. विंडोज में 64 वर्जन लेटर भी लेटर. ये कह रहा है जी कि आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी होनी चाहिए पहले पूरी. हमारी पूरी है बिकॉज हमारा पहले चल ही रहा था. तो डायरेक्ट डाउनलोड पेज पे ले जाए और यहाँ पे हमें कह रहा है जी कि जिप नहीं चाहिए, हमें MSI चाहिए, डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए. और ये क्या डाउनलोड करने लगा है? MongoDB शेल डाउनलोड. शेल नहीं चाहिए यार, हमें तो कंपस चाहिए. फिर आगे ये GUI टूल. ठीक है. तो मेक श्योर कि आपने अपनी मतलब की चीज लेनी है. इसने एक्जी दी है तो मैंने कहा एक्जी मतलब पहले विंडो में एक्जी चलती थी, अब विंडो में MSI और एक्जी भी सपोर्टेड है स्टिल. दी है. स्टेबल वर्जन करना है, 64 बिट करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है और इसे डेस्कटॉप पे कर लेना है और इसको यहाँ पे कर लेना है. ये हो गया आपका डाउनलोड. तो आप रन कर लें इसको जाके. ये हो गया आपका और इसने हमारा वो पुराना सारा कुछ कवर कर लिया. अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसका ऐड न्यू कनेक्शन करना है. ठीक है, यानी ये सारे के सारे क्या थे? लोकल डेटाबेस कनेक्टेड थे. हमने क्या करना है? ऐड न्यू कनेक्शन करना है. और ऐड न्यू कनेक्शन में यूआरएल ये लोकल वाला नहीं देना, बल्कि यूआरएल कौन सा देना है? जो हमने रिमोट से कॉपी किया. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये वाला एटलस का यूआरएल कॉपी करेंगे विद यूजर नेम एंड पासवर्ड और इसको यहाँ पे देंगे. ठीक. और इसका उसने खुद ही दे दिया नाम, क्लस्टर 0 वगैरह उससे पिक करके. ओके. ग्रीन कलर ये जहाँ जस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा ये यूजर है. ठीक है. फिर एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो ये पूछता है जी कि ये हमने MongoDB से नहीं करना, बल्कि ये जो रिमोट इसका यूआरएल है उसी से जो उसने डिफॉल्ट सिलेक्शन की हुई है. एवरीथिंग इज गुड. यूजर नेम और पासवर्ड हमने ऑलरेडी उसमें मेंशन कर दिया. ये कनेक्ट कर रहा है और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ मैसेज दे देगा दैट सक्सेसफुल. तो अब ये ऊपर यूआरएल देखें, दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट और उसमें एडमिन कॉन्फ़िग की डिफॉल्ट है और ये वाला हमारा और इसके अंदर ये वाला जो है वो प्रोडक्ट का वो है. तो हम इसको क्या कर देंगे? मेरे ख्याल में इसको डिलीट कर दें क्योंकि जब हम वो बनाएंगे तो खुद ही नया बन जाएगा. तो ड्रॉप कलेक्शन. तो यहाँ पे कह रहा है जी कंफर्म दिस. हमने कहा जी यस और हमने कहा जी यस. तो अब बेसिकली हमारा ये वाला जो सर्वर है ये कनेक्टेड होगा किसके साथ?
MongoDB एटलस के साथ अब हम जब जो सीडर है वो रन करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट, हमारे इमेजेस ऑलरेडी क्लाउडनरी पे हैं, वी आर सेफ। हमारे डेटाबेस भी इधर चला जाएगा, तो अभी हमें बार बार खपने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रोडक्ट ऐड किए नहीं किए, क्या है एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमने अब क्या करना है, कैटेगरी सीडर को रन करना है। और अब कैटेगरी सीडर बेसिकली क्या करेगा, इस यूआरएल को यूज करके बजाय लोकल डीबी में डालने के डाटा कहाँ डालेगा, रिमोट। यानी यहाँ पे शो जरूर हो रहा होगा, लेकिन वो शो एक्चुअली सेव कहाँ हो रहा होगा, रिमोट डेटाबेस में, विच इज लोकल डीबी, विच इज रिमोट डीबी। तो लेट्स डू दैट। मैं यहाँ पे जाता हूँ cd DACKENT, और इसका भी सीडर, ये हमें पता है, हमने फोल्डर बनाया हुआ है। और फिर सीडर इज, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी सीडर। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम चेंज किया था और ड्रॉप इंडेक्स एक फंक्शन लिखा था, अब हमें ड्रॉप इंडेक्स नहीं चाहिए। ड्रॉप इंडेक्स इसलिए आता था कि हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने कहा था ना, हमारा डीबी ओपन नहीं हो रहा था, मैं दिखाऊं ये इंडेक्स वाला क्या चक्कर है। तो अगर आप यहाँ जाएंगे ना, तो कभी जिक्र करेंगे इसके बारे में, ये इंडेक्सेस बन रहे होते। तो ये बेसिकली डिफॉल्ट इंडेक्स आईडी और उसने टाइटल वाला इंडेक्स, तो लास्ट टाइम जो एरर आ रहा था वो यहाँ से आ रहा था। तो मैं जो स्क्रिप्ट ऐड किया था ना ड्रॉप इंडेक्स, का मतलब ये था कि यहाँ से जाके इंडेक्स रिमूव कर दो, जिसका भी नाम हो सकता है। अब हम मैनुअली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोकल को यूज नहीं कर रहे, जब दिखा रहा था कि ये इंडेक्स होते हैं। तो रिमोट में तो हमारे अभी है ही कुछ नहीं, तो इंडेक्स कहाँ से आएगा, डाटा ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये वाला फंक्शन ड्रॉप इंडेक्स वाला कमेंट कर दिया। अब मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल करूंगा, क्या, ओके। यहाँ भी MongoDB का लिंक अपडेट करना है, लेट्स गुड। तो लेट्स कम हियर, और यहाँ से उठा के, यहाँ से उठा के हमने सीडर में जाना है, और यहाँ पे जाके इसको ये यूज करना। अब अगर यूजर नेम, पासवर्ड और कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं आता, तो वी शुड बी एबल टू सक्सेसफुली लॉन्च इट टू दी, और कहाँ पे है, और उसमें CATSDR.js, और अगर एवरीथिंग गोज वेल, वी शुड हैव दैट दोस कैटेगरीज। पहले जाके क्या करेगा, कैटेगरी को डिलीट करेगा, था ही कुछ नहीं, डिलीट क्या किया, तो स्क्रिप्ट रन कर दिया है, देन उसने क्या किया, ऑल कैटेगरीज आर रेडी। अब यहाँ पे हम जाके देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, कहाँ से करेंगे रिफ्रेश, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, इसको, ओ, इसको हम यहाँ से रन कर लेते हैं, एन के npm स्टार्ट। सीडर के लिए तो npm स्टार्ट की जरूरत थी नहीं, क्योंकि सीडर तो इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट था, तो उसको जाना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से इसे बंद करके ओपन करेंगे, इट शुड वर्क। रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, क्या इधर बटन होना चाहिए क्या, है? इसमें, हाँ, ओके, रिफ्रेश, ठीक। इसने लोकल, लोकल, हम एक दफा जाके रिमोट भी चेक करते हैं कि हमने इसने डेटाबेस में क्या किया है। यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करें, डेटाबेस में जाके यहाँ से क्लस्टर 0 पे क्लिक करें, क्लस्टर 0 पे जाके कलेक्शन पे क्लिक करें, ये आ गया आपका कैटेगरी, प्रोडक्ट्स और यूजर्स। और ये बेसिकली इसने कहाँ से उठाया है, टेस्ट से। और टेस्ट क्यों उठाया, आई डोंट नो भाई जी, मैंने कहा था टेस्ट से उठाओ, ये टेस्ट आ गया कहीं से। ओके ओके ओके, नहीं, हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम नहीं दिया, हमने ये दिया है जी कि MongoDB के साथ लिंक करो इस यूजर नेम और इस पासवर्ड के साथ और इस क्लस्टर के ऊपर। आगे हमने डेटाबेस का नाम नहीं दिया, तो उसने डेटाबेस का नाम खुद से टेस्ट रखा। तो हम फिलहाल टेस्ट ही जाने देते हैं, लेकिन आप इस तरह के यहाँ पे ये नाम दे दें, जैसे बिल्कुल लोकल में देते थे वैसे। ठीक है, तो अब हम ये काम सारा किस में करेंगे, बेसिकली टेस्ट में ही करेंगे। और अगर आप नहीं करना चाहते तो फील फ्री टू डिलीट दैट।
आप इसको कर दें डिलीट, टेस्ट ड्रॉप, यहाँ से ड्रॉप हो गई तो यही इसका बेनिफिट है, यहाँ से ड्रॉप हो गई तो अब रिमोट से भी क्या होनी चाहिए थी, क्या हो जानी चाहिए, ड्रॉप होनी चाहिए। अब दोबारा इस डेटाबेस में जाएं, दोबारा क्लस्टर को सिलेक्ट करें विच इज 0, और अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अप दिस। ब्राउज कलेक्शन में जाएंगे तो वी वोंट बी हैविंग एनी कलेक्शन, ठीक। लेकिन अब दोबारा यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप डेटाबेस को नाम क्या देंगे, ECO ई कॉमर्स DB कर लें इस टाइम, क्योंकि हमने ई कॉमर्स B14 क्लस्टर को भी नाम दिया, तो ताकि सारे नाम मिक्स ना होंगे, DB से पता लगेगा और ई कॉमर्स कर लें, और अब ये इस नाम से DB बनाएगा। और यही चीज आप किधर दें, ये तो हमारा है सीडर के स्क्रिप्ट में, यही चीज आप कहाँ पे दे दें, DB में डालें, ताकि फ्यूचर कम्युनिकेशन भी वो किसके साथ करे, इसी DB के साथ, इसी नाम के DB के साथ करे। सॉरी, ओके, एक तो ड्रॉप वाला हम यूज नहीं करें ना, वो तो हमने इग्नोर कर दिया ना, बड़ा अच्छा, ये तो वो है ना ड्रॉप इंडेक्स, इसको हमने ऊपर कमेंट ही कर दिया तो ये चले गई। अब हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे और सीडर के अंदर जाके हमने कैटेगरी सीडर को दोबारा करना है। तो अब हमारा जो डेटाबेस बनना चाहिए वो किस नाम से बनना चाहिए, ई कॉमर्स DB, जो हमने नाम दिया। और उसके बाद ये टेस्ट पता नहीं क्यों फिर उठा रहा है कहाँ से, पर अभी के लिए हमने ये किया है कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स और यूजर्स। और उसके बाद हम अगर वापस जाएं अपने MongoDB एटलस पे और इसको रिफ्रेश करें कहाँ से, यहाँ से, तो वी शुड हैव दैट ई कॉमर्स DB, ठीक है। ये DB कहाँ से है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं बाद में, लेकिन इसके अंदर कैटेगरीज आ गई 5, प्रोडक्ट्स आ गए कोई भी नहीं, और यूजर्स आ गए कोई भी नहीं, ठीक है। तो हमने सिर्फ कैटेगरीज ही पुश की हैं अभी, बाकी कोई चीज पुश नहीं की। तो अब हमने जाना है और जाके क्या करना है, सीड करना है प्रोडक्ट्स को, तो लिहाजा CD नहीं, नोड DUCTSEEDER प्रोडक्ट सीडर डॉट JS, ऑल प्रोडक्ट्स आर एडेड, यहाँ पे आ ही जाएंगे। पहले हम ऑन रिमोट देखते हैं, इसको क्लिक करें, इसको रिफ्रेश करें, we don't have products yet, ठीक, हमारे पास प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं आए। तो हम इस MongoDB को देखते हैं और ओ सॉरी नहीं, हमने डेटाबेस चेंज नहीं किया, हमने ये किस में है, कैटेगरी सीडर में है। तो हमने वापस जाना है, प्रोडक्ट सीडर के अंदर URL पुराना ही पड़ा हुआ है, तो लोकल में ही सीड कर रहा है, मेक सेंस। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, दोबारा हम इसको ये करेंगे, नाउ दिस विल बी सीडिंग इट टू द रिमोट डेटाबेस। तो अब आपको सीडर की भी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो गया, उस दिन आप इसमें भी शायद कंफ्यूज थे जी, सीडर का मकसद क्या है। तो ये माइग्रेशन में बड़ा, अब कह रहा है 120 ऑफ मैनी, और टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने, 30। अब सिर्फ एक चीज और मेक श्योर करनी है आपने कि यहाँ जो कैटेगरीज है ना, ये एग्जैक्टली वही कैटेगरी है जो किधर है, कैटेगरी के कलेक्शन के अंदर है। वो कैसे मैच होगा, यहाँ पे ID से मैच होगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, उन वेजिटेबल्स की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, लेट मी मेक श्योर, ये वेजिटेबल है, तो मैं यहाँ से ये कैटेगरी कॉपी करता हूँ और प्रोडक्ट्स में आता हूँ, उसके एंड में था 8, ये कैटेगरी की चेंज है, तो हम क्या करेंगे, ये कर लेंगे, समझ आ गई ना, ताकि कंसिस्टेंट हो। ये वेजिटेबल थी थिन ग्रीन चिली, इसी तरह ये काम थोड़ा सा हमारा लगेगा, क्योंकि या तो हमने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले कर लिया होता तो बेहतर होता। ये काम बिल्कुल कंपास में, जो ये कंपास को बीच में मिडल मैन करने का वो जरूरत इसलिए थी ना कि जो काम उधर करेंगे वो सारा सिंक करेगा। अब क्या हो रहा है, हमारा असल में हमारा बैकएंड और MongoDB एटलस डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ये दी है, और बीच में उसको भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ताकि हम जो है वो बार बार जो भी चीज अपडेट वगैरह करें वो हम उसको देखें, कंपास को देखें, और अपडेट सारा कुछ यहाँ हो रहा हो।
एनीवेज, सो ये है हमारी पहली, दूसरी भी D8 है एंड पे। ये भी चूंकि सब्जी है तो इसके एंड पे भी D8 होना चाहिए। D8 है। ये भी प्याज है तो एंड पे D8 है, ठीक है। ये भी प्याज है तो एंड पे ये होना चाहिए D8। ये स्पिनच है तो एंड पे, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलती करूँ तो, क्योंकि बाद में फिर मसला हो। ये भी D8 है, ठीक है। ये भी D8 है। ये सारे D8 कैसे हो गए? अच्छा अच्छा, वापस ऊपर स्क्रॉल कर देता है वो मेरे ख्याल में, अपडेट के बाद। D8 है, D8 है, D8 है, D8 है, D8 है। ये पहले सीडर से हमने किया हुआ है। मुझे डाउट पता है क्या है? क्योंकि ये दोनों कलेक्शन आपस में रेफरेंस हुई हुई हैं, तो जब मैं सीडर से करके दोबारा अपलोड करूंगा फिर चेंज हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम डाउटफुल अबाउट। तो इसलिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ कि वी कांट अफोर्ड टू एक्चुअली डू इट ओवर एंड एवर अगेन। तो यहाँ से 2 मिनट लगेंगे, लेकिन होपफुली कि वो गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। 68 D8 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 D8। इसका भी कोई तरीका इन्वेंट करना है हमें, लेकिन अभी तक नहीं किया। D8 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 यहाँ तक है। D8 सारों को पहले कर लेते हैं मेरे ख्याल में, फिर इकट्ठा अपडेट दबाते हैं। ये क्या है? ये तो फ्रूट है ना। ये पील्ड गार्लिक है, ये पेपरमेंट है, और ये पोटैटोज है, ठीक है। ये भी ठीक है। हमारी उम्मीदों में पानी फेर गया। मल्टी अपडेट नहीं कर रहा। इसमें एक और चीज होती है, टेबुलर व्यू इसका। इंडेक्सेस, स्कीमा एग्रीगेशन, सर्च इंडेक्स। इसका व्यू पता नहीं कहाँ से चेंज होगा, बड़े मजे का व्यू है। रीसेट रीसेट रीसेट। करें, ये D8 है, ये भी D8 है, ये भी D8 है, ये भी D8 है। ये है फील्ड गार्लिक। दिस वन D8 ये नाशपाती है, इसको नहीं छेड़ना हमें। ये पपाया, इसको भी नहीं छेड़ना, फ्रूट है। मैंगो भी फ्रूट है, ग्रीन मैंगो भी फ्रूट है, इसको भी नहीं छेड़ना। गोला अंगूर भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है। अरवी वेजिटेबल है। दिस इज व्हाट। बॉटम अप शो करते हैं। अरबी के बाद क्या आता है जी? ब्रोकली। ब्रोकली भी वेजिटेबल है। ब्रोकली के बाद ये भी वेजिटेबल ही है। अ, और ये क्या है जी? बीट फ्रूट। ये भी वेजिटेबल है। ये बीट फ्रूट के बाद अरवी आ जाता है, ये पहले ही हमने चेंज की है। बनाना आ जाता है अब। बल्कि नहीं, अभी कितने 20 प्रोडक्ट चेंज हुए ना। 120 ऑफ मैनी अगला पेज रहता है इसका, प्रोडक्ट्स का। ये है चाइना गार्लिक। दिस। और
ये है पता नहीं क्या, शक्ल से सब्जी लग रही है, लिहाजा सब्जी को जाने। D8 ये है, ये भी D8 है। क्यूकम्बर, दिस इज ऑल्सो। अपडेट ऑल का बटन होना चाहिए, ये देते नहीं है ना असल में। वजह है इन्होंने बाकी टूल भी बेचने होते हैं ना। एक प्रॉपर टूल है जिसमें पूरी CSV फाइल आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। पेड टूल है मेरे ख्याल में, आप जाके सर्च कीजिएगा ना, वो है। लेकिन अगर इधर अपडेट ऑल दे दें तो बाकी प्रोडक्ट कैसे बेचें फिर? ये भी मार्केटिंग। और मेहनत की है तो हक भी बनता है इन लोगों का। ये है जी फ्रेश क्यूकम्बर। और क्यूकम्बर भी D8 हो गया, ये भी D8 हो गया। फ्रेश क्यूकम्बर भी D8 हो गया। और ये है जिंजर, जिंजर भी D8 हो गया। अभी हमें ये एक राउंड फिर लगाना पड़ेगा जब हम यूजर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट किस यूजर ने अपलोड किया। ऑप्शनल है, मतलब ट्रैक करने के लिए ना, ये भी पता होना चाहिए ना लॉग्ड इन यूजर जो होगा करंटली उसी ने प्रोडक्ट अपलोड किया है। ये ऊपर यूजर की जो आईडी है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये है जी ऑनियन, इज टू बी अपडेटेड। अब कोई बंदा आज के बाद जब तक मैं ना कहूँ, ना कोई सब्जी ऐड करेगा ना कोई कैटेगरी ऐड करेगा। नहीं, बल्कि मैनुअली ऐड करेंगे फिर इशू नहीं होगा, अनलेस के हमारा मॉडल और जो फ्रंट एंड का फॉर्म है वो दोनों आपस में सिंक्ड हो, एक जैसे हो। तो फिर ऐड करें तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन आप ना ऐड कीजिएगा जब तक ये कंफर्मेशन हो जाए। कल हम कंफर्म कर लेंगे बैकएंड पे देख के, तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन करेंगे। आपने सिर्फ, सॉरी, चलिए उनसे पूछेंगे ना ये काम करके, तो उसके बाद फिर एक टेस्ट हम इकट्ठा करेंगे। तो फिर ये अमरूद है और लेडी फिंगर हो गया, ये अमरूद है, फ्रूट है, ग्रीन चिली D8 हो गया, बाकी सारे D8 हो गए। अब हम सिर्फ वी हैव टू टेक वन मोर राउंड। 5-6 ही है मेरे ख्याल में फ्रूट। तो फ्रूट्स की आईडी को यहाँ से ग्रैब करना है, प्रोडक्ट्स में जाना है और उन तमाम को चेंज करना है जो D8 नहीं है। सो हेल्प मी डू दैट। ये भी D8 है, 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 ये भी D8 है। ये D8 नहीं है और ये है पियर नाशपाती। सो इसको हम कर लेते हैं फ्रूट। ये आ गया जी आपका फ्रूट। ये है AD9, 5AD9। ये भी है 5AD9। और ये यहाँ पे 589 हो गया। मैंगो आ गया, मैंगो भी 589 हो गया। मैंगो के बाद 89 हो गया। मैंगो के बाद ग्रीन मैंगो है, ये भी आ गया। ग्रीन मैंगो हो गया, उसके बाद बोला अंगूर आ गया। अब हम सब्जियों की रेडी लगाए ना, तो हमें फ्रूटों के नाम से ही पता लग गया। ग्रीन मैंगो भी हो गया, 89, और 89 हो गया। बनाना रह गया, और बनाना के बाद ये था बनाना। अरबी आ गया, बीटरूट आ गया, पोटल पता नहीं क्या आ गया, ब्रोकली आ गया। पेज 2 पे चले जाएं, इसमें एक दो ही फ्रूट है मेरे ख्याल में। गार्लिक आ गया, ये चिलेंट्रो आ गया, किकम्बर आ गया, देसी लेमन आ गया, फ्रेश किकम्बर आ गया, जिंजर, ग्रीन चिली आ गया, ये अमरूद आ गया।
ये अमरूद है, अमरूद के बाद लेडी फिंगर है, लेडी फिंगर के बाद ऑन। दैट्स इट, दैट्स नॉट। So finally we are done with the data compilation and data। अब हमने क्या करना है बेसिकली, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अब हमने मेक श्योर करना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स लोड हो रहे हैं फ्रंट एंड पे वो आ रहे हैं एटलस से, ना कि आपके लोकल से। तो उसके लिए लेट मी क्लोज दिस, क्लोज, सॉरी, नहीं लोकल अपडेट हुआ होगा, लेकिन ये लोकल नहीं है ना, ये लोकल सिर्फ मिडलमैन का किरदार अदा कर रहा है। उधर ही से रहा है, ये सिर्फ ब्रिज है बीच में। तो लोकल से क्या मुराद, लोकल क्यों अपडेट होगा, हमने लोकल का यूआरएल ही सारे जगहों से हटा दिया। अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड में यूआरएल किसका दिया है, रिमोट का दिया है, तो रिमोट ही से आ रहा होगा सारा कुछ, ठीक है। तो लेट्स टेस्ट इट। लास्ट टाइम मैंने जो आपको कहा था, जो हमें इशू आ रहा था बेसिकली, उस इशू को एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी ओपन द फ्रंट एंड, सोर्स, पेजेस, होम। होम में हम फीचर्ड प्रोडक्ट पे थे, और यहाँ पे हमें बेसिकली मसला था किसका, सर्च का, सॉर्ट का, पेज का, लिमिट का, टोटल पेजेस का, और कैटेगरी का। कैटेगरी होम पेज पे इंप्लीमेंट नहीं की हुई, इनर पेजेस पे इंप्लीमेंट की हुई, बट आई लेट यू नो व्हाट एंड हाउ दैट वर्क्स। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, बैकएंड से भी बाहर निकल के फ्रंट एंड पे जाता हूँ, सीडी वेब, सॉरी, और यहाँ पे जाता हूँ npm स्टार्ट, मैं कहता हूँ npm run dev for the front end। एक साथ में मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन भी नहीं चल रहा हमारा, MongoDB को हटा दें। फॉर टेस्टिंग पर्पसेस हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स में आ क्या रहा है। ये है हमारा प्रोडक्ट्स डॉट ऑल का एंड पॉइंट्स। अगर हम इसे सेंड करें तो अब ये देखें, हमारे पास टोटल डेटाबेस में 30 प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे पास कितने शो होने चाहिए, पूरे 30 या 10 पेजिनेशन के हिसाब से, जितनी पेजिनेशन हमने स्पेसिफाई की हुई है। हमने पेजिनेशन स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो अभी तक हमारे पास आ रहे हैं टोटल 30। उसकी वजह यह कि पेजिनेशन हमने अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में की हुई है, यहाँ तो नहीं की हुई। लेकिन उसके बावजूद भी हमें बैक एंड पे तो डिफॉल्ट हमने 10 रखा हुआ है, तो इसे 10 शो करना चाहिए। पहले हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये इससे ये मेक श्योर हुआ कि हमारा जो बैकएंड सर्वर है वो ठीक चल रहा है, और वो डेटा रिस्पॉन्स भी दे रहा है, और कहाँ से ला के दे रहा है, रिमोट से ला के दे रहा है। लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हम यहाँ पे डेटा की यानी ये जो हमने किया था यूज गेट ऑल प्रोडक्ट क्यूरी, और हमने सर्च, लिमिट, सॉर्ट और पेज, ये चीजें यहाँ से भेजी थी। इसमें आपको कोई इशू नहीं था। और बैकएंड पे जाके कंट्रोलर में जाके, प्रोडक्ट कंट्रोलर में एक तो ये रिप्लेस कर देता है उसको ना, दोनों चीजें ओपन करनी है मुझे, पेज कंपोनेंट और यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट्स की लगे थे, फीचर्ड प्रोडक्ट, ताकि दोनों पैरेलल में ओपन रहेगा अपने साथ, सही रहेगा। तो बैकएंड पे जब मैं आता हूँ तो मेरी ये लॉजिक थी कि मैंने सर्च, सॉर्ट, पेज, लिमिट और कैटेगरी, और बाय डिफॉल्ट अगर कैटेगरी नहीं है तो मैंने कैटेगरी को क्या रखा हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अभी होम पेज से कैटेगरी नहीं आ रही साथ, यानी जब मैं होम पेज पे हूँ तो मेरी कैटेगरी साथ नहीं आ रही। लेट मी शो इट इन हियर। ठीक, तो यहाँ पे ये सही सही जा रहा है। ये चीज इंप्लीमेंट हुई है बाय द वे। मैंने यहाँ पे लिमिट सेट की हुई है 10, तो एक पेज पे कितने प्रोडक्ट्स आने चाहिए, 10। तो 1 2 3 4 8 और 2 10 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं अगले पेज पे जाता हूँ तो दे आर नेक्स्ट 10। अगर मैं अगले पेज पे जाता हूँ तो दे आर नेक्स्ट 10, और अगला पेज डिसेबल हो गया, इसका मतलब इसके बाद कोई पेज नहीं है। और अगर मैं वापस आता हूँ इधर प्रीवियस 2 पे, तो सेकंड पेज वाले प्रोडक्ट्स आ गए। अगर वापस आता हूँ 1 पे तो फर्स्ट पेज वाले प्रोडक्ट्स आ गए, और अगर मैं वापस पीछे जाता हूँ तो नहीं आता। सेम काम में अब 1 2 में डायरेक्ट क्लिक करने के बजाय नेक्स्ट और प्रीवियस बटन पे क्लिक करूंगा, दैट सीम्स वर्किंग, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 10 के बजाय लिमिट 20 सेट कर दूं तो एक पेज पे कितने प्रोडक्ट्स होंगे,
20 प्रोडक्ट्स होंगे तो टोटल पेज हमारे पास 2 हैं, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट्स 30 हैं, तो एक पे 20 तो दूसरे पे क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो अगर मैं पहले पे 20 है दूसरे पे क्लिक करूंगा तो आई विल बी हैविंग दोस 10 प्रोडक्ट्स ऑन द सेकंड पेज। इसके अलावा अगर आप यहाँ बढ़ाना चाहें तो ये मैं दिखाता हूँ ये कहाँ से कंट्रोल होती है, वहां पे आप जाके बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन जितने मर्जी देना चाहें, 50 प्रोडक्ट शो करने के, 100 प्रोडक्ट शो करने के। तो एक तो हमने लास्ट टाइम ये काम किया था। दूसरा ये काम किया था कि अगर आप यहाँ पे देखें तो सॉर्ट बाय टाइटल करें तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहे हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे किया है सिर्फ टाइटल। तो अगर मैं करूँ टाइटल डिसेंडिंग, टाइटल है तो बाय डिफॉल्ट टाइटल असेंडिंग ही होगा, असेंडिंग में है तो ए से सारे स्टार्ट हो रहे हैं। डिसेंडिंग में करूँ तो जो आखिरी लेटर है अल्फाबेटिकली टी है हमारी सीरीज में, तो टी से डाउनवर्ड शुरू हो रही है। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी कि बाय प्राइस, तो बाय प्राइस सिर्फ करूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में 30 से स्टार्ट होगा और असेंडिंग ऑर्डर में सारे जाएंगे ऑल द वे फ्रॉम द 60। और अगर प्राइस डिसेंडिंग में करूं तो यहाँ से डिसेंडिंग में जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 122 ऑल द वे 60। पहले 120 शो इसलिए नहीं कर रहा था कि मे बी 120 सेकंड पेज पे होगा। उसके बाद मुझे अगर सर्चिंग करनी है, इसको आप नॉर्मली यहाँ पे ले जाएं और यहाँ पे मुझे सर्चिंग करनी है फॉर एग्जांपल अरवी की, तो मैं लिखूंगा ARVI, तो मेरे पास सिर्फ अरवी आ गई। इसको वापस रेज करूंगा तो मेरे पास आ रहा है। बनाना की करनी है तो मुझे क्या करना है, BANANA, बनाना, तो मेरे पास बनाना आ गया। आप इसको क्लिक के बटन पे भी इनेबल कर सकते हैं और रियल टाइम सर्चिंग इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने अल्टीमेटली इस सर्च को यहाँ से उठा के कहाँ लाना है, यहाँ पे ग्लोबल पेज के ऊपर लाना है। बट ऑब्वियसली अगर ये फंक्शनल है तो अब इसे मूव करना इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर होगा क्योंकि ये बेसिकली हमारे पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट में तो हमें स्टेट लिफ्ट करनी पड़ेगी और फिर ड्रॉप ड्रिल डाउन करनी पड़ेगी, बट ऑब्वियसली विल डिस्कस। उसके बाद अगली चीज, ये तो सारा काम था किसका, हमारे होम पेज पे पेजिनेशन भी शो हो रही है, सॉर्टिंग भी शो हो रही है, सर्चिंग भी शो हो रही है, फिल्टरिंग भी शो हो रही है। फिल्टरिंग नहीं शो हो रही, फिल्टरिंग का मतलब कैटेगरी वाइज फिल्टर करना, वो अगले पेज पे शो होगी। तो ये काम हमारा डन हो गया। अब ये हुआ कैसे, या कौन कौन सी चीज हम मिस कर रहे थे, जरा उसको देख लें। ये काम हम पहले भी एज इट इज कर रहे थे, हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर कंटेंट, ये काम हम पहले भी ये कर रहे थे कि हमने ये सारी स्टेट्स बना ली थी। ये प्रोडक्ट क्या करेगा, पूरे के पूरे प्रोडक्ट की अरे को होल्ड करेगा, यानी बैकएंड से जो डाटा आएगा उस डाटा को मैं लोकल स्टेट में सेट कर रहा हूँ, किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो इस स्टेट में प्रोडक्ट की अरे आएगी, जो भी करंट अरे हमें बैकएंड से रिसीव होगी। जो भी हम सर्च कीवर्ड लिखेंगे आपके इस इनपुट बॉक्स में, वो सर्च कीवर्ड इस स्टेट में मेंटेन हो रहा होगा। जो भी सॉर्ट चेंज करेंगे हम, बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग है सारों के लिए, जो भी सॉर्ट चेंज करेंगे हम तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर फील्ड में आएगी। ठीक है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है और कौन सा कॉलम है, वो इस पर्टिकुलर चीज में। पेज जो भी हम चेंज करेंगे, करंट पेज वो इस यानी इस स्टेट वेरिएबल में कंट्रोल होगा, और वो कौन सा होगा, वो यहाँ से जो भी हम पेज चेंज कर रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो सेट पेज चेंज होगा। लिमिट जो हम चेंज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट 10 रखी है, लेकिन हम जो भी चेंज करेंगे वही अडॉप्ट हो जाएगी। वो सारी की सारी कहाँ से कंट्रोल हो रही है, यहाँ से ही। और उसके बाद आखिरी चीज है टोटल पेजेस, तो ये बैकएंड से आ रहे हैं, हमने बैकएंड से टोटल पेजेस को भेजा हुआ है। अगर आप देख लें तो यहाँ बैकएंड पे हम इसको ऑलरेडी भेज रहे हैं, दिस इज समथिंग, ये है पेजेस, ये टोटल है डॉक्यूमेंट्स, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, क्योंकि काउंट डॉक्यूमेंट्स है, और ये पेजेस का मतलब क्या है, टोटल पेजेस कितने हैं। तो ये बैकएंड से जो ला रहे हैं हम यहाँ पे सेव करें। तो ये तो सारी मेरी स्टेट डिक्लेरेशन थी स्टेप 1 पे। स्टेप 2 पे ये है कि मैंने कहा जब भी ये प्रोडक्ट, जब भी ये कंपोनेंट रेंडर हो तो सबसे पहले क्या करे, यूज इफेक्ट ट्रिगर करे। यूज इफेक्ट ट्रिगर करके क्या करे, जो भी डेटा में वैल्यू आई है उसके साथ उसको लोकल स्टेट में सेव कर दे। ठीक, और फिर साथ चूंकि डेटा के अंदर जो पेजेस है, अभी आपको दिखाया बैकएंड से आ रहे हैं पेजेस, इन पेजेस को भी उठा के कहाँ सेट कर दे, सेट टोटल पेजेस में लोकल स्टेट में सेट कर दे। तो ये दो चीजें सेट होगी। और फिर मैंने कहा कि यूज इफेक्ट री रेंडर कब कब हो, जब भी डेटा में चेंज आए, प्रोडक्ट में चेंज आए, सर्च में चेंज आए, सॉर्ट में चेंज आए, पेज में चेंज आए, लिमिट में चेंज आए, तो यूज इफेक्ट री रेंडर करे, दोबारा डाटा फ्रेश लेके आए, ताकि मेक श्योर करेंगे अगले पेज पे हैं हम तो डाटा अगले पेज वाला ही आ रहा है। तो वो बेसिकली यूज इफेक्ट को लिमिट ट्रिगर करेगा, सॉरी पेज चेंज करने पे पेज ट्रिगर करेगा, लिमिट चेंज करने पे लिमिट यूज इफेक्ट को दोबारा ट्रिगर करेगा, सॉर्ट चेंज करने पे सॉर्ट इसको रीट्रिगर करेगा, सर्च चेंज करने पे सर्च यूज इफेक्ट को रीट्रिगर करेगा। उसके बाद जो चीज हम, ये तो हमने लास्ट टाइम भी देख ली थी, हमें जो इशू आ रहा था ना वो ये आ रहा था कि हम जब पेज वाइज चेंज होते थे तो आखिरी पेज पे पहुंच के हम पिछले पेज पे नहीं जा सकते थे। तो उसके लिए हमने ये काम किया है, हैंडल सॉर्ट चेंज, हैंडल लिमिट चेंज और हैंडल पेज चेंज। बेसिकली तो यही काम था हैंडल पेज चेंज का, लेकिन हमने यहाँ पे जाके जब भी कोई चीज चेंज होती है, पहले मैं आपको कंट्रोल दिखा देता हूँ। ये है हमारा 3 चीजें, ये है हमारा लिमिट चेंज, यानी वो ड्रॉप डाउन शो हो रहा है सेलेक्ट बॉक्स, सिंपल एक सेलेक्ट बॉक्स है प्लान, और उसके अंदर मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं, 5, 10 और 20।
आप चाहें तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जिनके बारे में आपको कह रहा था बताऊंगा, ये वाला ऑप्शन सारा। और ये इसकी स्टेट कैसे चेंज हो रही है, हैंडल लिमिट चेंज पे जाएंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन है सिंपल, क्या कर रहा है, सेट लिमिट में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी ड्रॉप डाउन से जो भी वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का मतलब वो वैल्यू में पिक कर रहा हूँ। अगर 10 सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, सेट लिमिट में क्या आ जाएगा 10। यूजर 20 सेलेक्ट करेगा तो सेट लिमिट क्या आ जाएगा 20। यूजर 30 सेलेक्ट करेगा तो ये आ गया। और फिर मैंने कहा जी जो सेट पेज है ना, यानी मैं अगर तीसरे पेज पे हूँ तो उसने जब लिमिट चेंज की है तो दोबारा उठ के कहाँ आ जाएगा, पहले पेज पे आ जाएगा, ठीक, और दोबारा पहले पेज से नेविगेट करके आगे जाएगा। यही काम दूसरा कंट्रोल जो है, ये तो हो गया हमारा लिमिट वाला। ये दूसरा कंट्रोल है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट वाला, जिसके अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, सॉर्ट बाय टाइटल करना है, टाइटल डिसेंडिंग करना है। तो आप ये देख लें, टाइटल को मैंने कुछ भी नहीं दिया, डिसेंडिंग को मैंने माइनस दे दिया, माइनस की इंडिकेशन है कि जी इट वुड बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह प्राइस और प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर, ये 4 ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन और भी दिए जा सकते हैं सेम लॉजिक को फॉलो करके। और इसमें स्टेट की कौन सी वैल्यू डाली है, सॉर्ट की। और अगर आप हैंडल सॉर्ट चेंज में जाएंगे तो हैंडल सॉर्ट चेंज में भी कोई खास काम नहीं किया। सेट सॉर्ट में क्या किया, करंटली सिलेक्टेड ऑप्शन को पिक किया, यानी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का सबको पता है मेरे ख्याल में, कोई ऐसा नहीं है जिसको शायद ना पता हो। तो उसको मैंने सेट सॉर्ट में चेंज कर दिया और दोबारा सेट पेज को किधर ले गया, 1 पे ले गया। इसी तरह जो आखिरी कंट्रोल था हमारा वो था सर्च का टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने ये था इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, इसमें सर्च वैल्यू जो ऊपर स्टेट है लोकल, और हैंडल सर्च में क्या करेगा, लोकल स्टेट की वैल्यू को पिक करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इस केस में क्या होगा, इनपुट बॉक्स, उसमें जो कुछ भी लिखा जाएगा उसको जाके किस में सेट करेगा, सर्च में, और दोबारा सेट पेज किया जाएगा 1। तो ये चीज जो भी सेट होगी, सर्च की स्टेट सेट हो, सॉर्ट की सेट हो, पेज की सेट हो, लिमिट की सेट हो, वो सारी की सारी किधर जाएगी, आपकी यूज गेट ऑल प्रोडक्ट क्यूरी में। और यूज गेट ऑल प्रोडक्ट क्यूरी में जाके मैंने क्या चेंज किया है जरा वो बताता हूँ। यूज गेट ऑल प्रोडक्ट क्यूरी में इधर जाएं और प्रोडक्ट, इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया है, वो ये चेंज किया है कि बाकी ये काम तो हम पहले का कर चुके हैं। इसमें लिमिट भेजनी है, सॉर्ट भेजना है, पेज भेजना है, सिर्फ ये आखिरी चेंज किया है कि कैटेगरी इसमें भेजनी है। अभी इस केस में मैं कैटेगरी नहीं भेज रहा, क्योंकि होम पेज पे कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने, होम पेज पे क्या करने हैं, सारे लिस्ट करने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कैटेगरी का एक यूआरएल में क्यूरी स्ट्रिंग में बना के भेजा है कि अगर तो कैटेगरी आए, होम पेज के केस में कैटेगरी नहीं आ रही, तो अगर ये नहीं आ रही तो कैटेगरी क्या सेट कर दे, एम्प्टी सेट कर दे। और अगर ये कैटेगरी आए, कैटेगरी कब आएगी, जब हम शॉप के पेज पे मूव करेंगे, अभी दिखाता हूँ इसके बाद। तो अगर कैटेगरी आए तो वो कैटेगरी यहाँ पे भेज दे। वो कैटेगरी क्या होगी, कैटेगरी की आईडी होगी। अगर आपने, और वो कैसे आएगी देखिएगा, अब हम यहाँ से जब मैं इसको क्लिक करके जाऊंगा ना, अगले पेज पे जाएगा, तो ये साथ क्या लेके जाएगा, आईडी। तो यही आईडी किधर जाएगी, बैकएंड पे क्यूरी स्ट्रिंग के साथ। और आगे का काम बताता हूँ एक्सप्लेन करके। लेकिन होम पेज डन हो गया कि हमारे यहाँ पे सर्चिंग भी काम कर रही है, सॉर्टिंग भी काम कर रही है, फिल्ट्रेशन भी काम कर रहा है, और हम बेसिकली वी आर गुड विद एवरीथिंग। सॉरी, क्या हुआ सेट पे, हाँ, अच्छा, ये बेसिकली मिसाल के तौर पे आप पेज नंबर 3 पे हैं और आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया है, तो हो सकता है वो 3 नंबर पेज पे वो प्रोडक्ट आए ही ना, या प्रोडक्ट हो ही एक, तो एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है, वो तीसरे पेज पे शो होना चाहिए, पहले पेज पे शो होना चाहिए ना। सिमिलरली इसी तरह आपने किया है जी 10 प्रोडक्ट शो किए हैं और करंटली आप तीसरे पेज पे थे, तीसरे पेज पे खड़े हो गए, आपने 10 सेलेक्ट किया कि एक पेज पे 10 दिखाए, तो वो जो पहले 10 होंगे वो तीसरे पेज पे दिखाना चाहिए, उसको पहले पे आ जाना चाहिए ना। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर आपने अगर 20 सेलेक्ट किया, पर पेज 10 है, तो फिर भी स्टार्ट उसे नंबर 1 से ही करना चाहिए, आगे उसको पेजिनेशन 2 पेज दिखाने चाहिए अगर 20 है आउट ऑफ दैट। सेट पेज के ये लॉजिक, क्या अगर किसी सब्सीक्वेंट पेज पे भी हैं तो आपको दोबारा किधर आना चाहिए, पेज नंबर 1 पे आना चाहिए। फ्रंट एंड से ये बात क्लियर होगी है, सिवाय कैटेगरी के। ठीक, अब मैं जाता हूं कि कैटेगरी को मैंने कहां इंप्लीमेंट किया है। मैं यहां पे जाता हूं और अब मैं होम पेज पे नहीं बल्कि मैं वेजिटेबल्स के पेज पे जाता हूं, और मैं यहां पे जाके, अब अगर देखें तो यहां पे टॉप पे मैं आईडी भेज रहा हूं। ये आईडी भेजने वाला काम हम पहले से देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने ये 10 प्रोडक्ट, क्योंकि पेजिनेशन की लिमिट क्या सेट हुई है बाय डिफॉल्ट 10, और यहाँ पे देखें टोटल पेजेस कितने आ गए हैं, 3। अब मेक श्योर है कि ये जितने प्रोडक्ट, ये मेक श्योर करना है कि ये जितने प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, वेजिटेबल से। इसमें कोई फ्रूट नहीं आना चाहिए। लेट्स सी,
वेजिटेबल्स एंड ऑल, सेकंड पेज पे भी ऑल वेजिटेबल्स और थर्ड पेज पे भी ऑल वेजिटेबल्स। ठीक, अगर मैं वापस होम पे जाऊं और अब फ्रूट की कैटेगरी में जाऊं तो फ्रूट की कैटेगरी में मेक श्योर के सारा का सारा क्या होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, इसमें कोई वेजिटेबल नहीं होना चाहिए। तो टोटल प्रोडक्ट फ्रूट से कितने मिले मुझे, 7 मिले हैं। तो पेज ऑब्वियसली कितना है, एक है, बैकएंड भी प्रीवियस भी इनेबल्ड है और फ्रंट भी इनेबल्ड है। ये कैटेगरी है। अब जरा मैं जाता हूं आपको इस कैटेगरी पेज की लॉजिक दिखाता हूं। फीचर्ड हो गया, कम बैक टू दिस एंड दिस वन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। हमारा पेज है शॉप का, या गालिबन कौन सा पेज है, शॉप, यस ये वाला शॉप। शॉप पे जाएंगे क्योंकि हमारा राउट क्या है बेसिकली, स्लैश शॉप। तो मुझे मैं स्लैश शॉप के बाद स्लैश शॉप के कंपोनेंट पे आ गया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट रेंडर हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, फिल्टर शॉप पे। फिल्टर शॉप पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, वो कैटेगरी रीड करनी है जो कहाँ से आ रही है, क्यूरी स्ट्रिंग से आ रही है। यहाँ से इस कैटेगरी को रीड कर रहा हूँ, इस कैटेगरी रीड करके मैं किस में दे रहा हूँ, आईडी में। फिर यहाँ मजे का काम हो रहा है कि यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ कैटेगरी, ठीक। और वो कैटेगरी किधर से ला रहा हूँ, बेसिकली दिस इज कैटेगरी कमिंग फ्रॉम, यहां से ये कैटेगरी भेज रहा हूं, बट आई शुड हैव सेट दिस कैटेगरी समवेयर। ये कि मैं ये चाह रहा हूं कि जब यूज इफेक्ट चले तो लोकल स्टेटस सेट कैटेगरी, इसमें जो यूआरएल से आईडी आ रही है वो सेट कर दे। तो यूआरएल से जो आईडी आ रही है वो किस में सेव कर रहा हूं, इस आईडी में यूज पैरम से एक्सट्रैक्ट करके, और उसको सेट कर रहा हूं किस में, सेट कैटेगरी में। और ये कैटेगरी, ये लोकल स्टेट फिल हो जाएगी और ये जाएगी किसके अंदर, यूज गेट ऑल प्रोडक्ट्स क्यूरी, ये कैटेगरी। तो ये तो आपको पहले ही समझा चुका हूं कि वहां पहले से लगा हुआ कि अगर कैटेगरी ना आए तो एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दो, अगर कैटेगरी आए तो जब ये शॉप के पेज पे होगा तो कैटेगरी जाएगी, जब ये होम पेज पे होगा तो कैटेगरी नहीं जाएगी। अब जब ये यहां से कैटेगरी जाएगी बैकएंड पे, तो बैकएंड जरा देख लेते हैं क्या हो गया। प्रोडक्ट्स में जाएं और प्रोडक्ट कंट्रोलर में, यहां पे जाके देखें हम यहां से कैटेगरी फेच करें, और यहां एहतियातन फिर लगा दिया है कि अगर फ्रंट एंड से कैटेगरी नहीं आ रही तो यहां पे क्या लगा दो, एम्प्टी स्ट्रिंग। और अगर कैटेगरी आ रही है तो जो आ रही है वो वैल्यू ट्रीट करो यहाँ पे, बिल्कुल जैसे ये लगाया था। इसके बाद ये वाला काम हम पहले ही कर चुके हैं, सर्चिंग वाला। ये वाला काम चेंज किया है कि अगर कैटेगरी है तो आपको पता है कि क्यूरी स्ट्रिंग में हम जो भी वैल्यू भेजते हैं वो किस फॉर्म में होती है, स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। और मोंगोडीबी की जो आईडी है वो स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट और हमारे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो ये जो लाइन मैंने की है ना, ये इस कैटेगरी मेरे पास क्या आ रही है, आईडी। क्योंकि आईडी क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू ट्रेवल करके आ रही है, वो क्या होगी, स्ट्रिंग। तो मैं इस लाइन में mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी का फंक्शन यूज करके स्ट्रिंग की कैटेगरी को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मोंगोडीबी की वैलिड आईडी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और इसको किसका पार्ट बना रहा हूँ, क्यूरी डॉट कैटेगरी। अब ये यहाँ पे जाके क्यूरी इधर भी पास कर दी, इधर भी पास कर दी, बाकी सारा का सारा काम वही हो रहा है। और इसका तरीका अलग भी हो सकता था, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम गेट आइटम्स या गेट प्रोडक्ट्स बाय क्यूरी का एक अलग एंड पॉइंट बना लें, ठीक, जिसके हक में मैं नहीं था, इसलिए इस पे मैंने थोड़ी सी वो खपत की है कि हम कोशिश करें कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एंड पॉइंट से भी अवॉइड करें। हम एक ही एंड पॉइंट जब सारे काम कर रहे हैं तो वाई एक्चुअली टू टॉक अबाउट दैट। तो नाउ इट्स काइंड ऑफ अ फ्लेक्सिबल way of handling products, either getting all products by a category or simple in fact getting all products। तो ये जब वापस रिस्पांस देगा शॉप के पेज को तो बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होंगी पेज ने। हाँ, एक चीज ये मैंने सिंपल क्या किया है, जितने प्रोडक्ट्स अरे में आ रहे हैं उनको उनकी लेंथ काउंट कर दी है, और लेंथ काउंट करके वहां शो कर दिए जहां पे ये आ रहा है ऑल प्रोडक्ट्स। आई डोंट नो कहाँ, ओके फिल्टर शॉप पे होगा। यहाँ पे मैंने सिंपली ये किया, प्रोडक्ट्स किया, क्योंकि मेरी लोकल स्टेट में प्रोडक्ट सेट हो रहे हैं, डॉट लेंथ कर दिया। साथ में ये ऑप्शनल इसलिए दिया कि अगर कुछ भी ना हो तो अनडिफाइंड ना करे, यानी अरे जब अरे खाली हो तो वो अनडिफाइंड ऐड दे दे, जो ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर दे दिया। और कहा जी कि इतने प्रोडक्ट्स फाउंड ऑन
दिस पेज, क्योंकि अगर सेकंड पेज होगा तो फिर पहले पेज के लिए सिर्फ कहेगा 10 प्रोडक्ट्स फाउंड, तो यूजर ये ना समझे कि 10 प्रोडक्ट सारे के सारे फाउंड है, 10 प्रोडक्ट फाउंड ऑन दिस पेज, आगे फिर अगले पेज पे जाके वो मूव कर जाएगा। अब जो काम करना है वो ये करना है, बाय द वे दिस इज एन ऑप्शनल, जो काम यहां हुआ है ना, देयर इज नो पॉइंट टू शो सॉर्ट बाय एंड यहाँ पे, तो ये इंप्लीमेंट यहाँ कर लिया, लेकिन इस चीज को हमें मूव करना है कहाँ पे, यहाँ पे मूव करना है। कैन यू सी सॉर्ट बाय, और यही वो सेकंड ड्रॉप डाउन शो करके उसमें वो वाली वो यहाँ मूव कर ले, और सर्च को हम यहाँ पे मूव करेंगे। बट ऑब्वियसली ये हम करेंगे पहले। अब हमारा अगला काम ये है कि हम किसी एक आइटम पे क्लिक करें, इसका डिटेल पेज ओपन हो, या और डिटेल पेज पे सारे प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल शो हो, फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो ये कार्ट पे ऐड और बाकी सारे काम, और फिर प्रोसीड टू चेकआउट, पेमेंट और शिपमेंट डिटेल यूजर से ले लें। तो दैट्स इट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम था, आई अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने इसे खुद से करके अपलोड किया, बजाय इसके कि क्लास में ज़ाहिर है बंदा उस तरह मेंटली फुली 100% अटेंटिव भी नहीं होता, और बाजू का 600 मिस्टेक्स होती हैं, तो खामखा साथ में स्टूडेंट्स को भी तंग करने वाली बात है और खुद भी तंग होने वाली बात है। बट आप इसको ट्राई करें, सारा कोड आपके पास है। इफ यू स्टिल फेस एनी इशू और प्रॉब्लम इन एनी पार्ट ऑफ दिस, और अपने प्रोजेक्ट्स में आप इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन डू लेट मी नो if in case any problem is found. And the beautiful thing is कि now we are doing everything from the Atlas, तो आपका Atlas भी क्लियर हो गया। कंडीशन है कि अगर हमारा स्कीम